हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आदित्य ज्ञान मुद्रा एकेडमी AGM एकेडमी। अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में। आज हम जो है आपके लिए जो है क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है साइंस का NCERT से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण लेके आए हैं। तो जैसे आपने थोड़ा वो प्रीवियस क्लास में सुना होगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो जनरली हम ये कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया, वो तब होती है जब कोई केमिकल चेंज होता है। ठीक है, जनरली हम कह लेते हैं, लेकिन अब आज हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है क्या। जैसे आपने देखा होगा घर में कभी जो है दूध को जो है उबाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया जाता है गर्मियों में, तो क्या होता है, थोड़ा रात बीतती है, थोड़ा टाइम और बाद जो है दूध फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो जाता है, उसमें अंदर रिएक्शन हो जाती है दूध के अंदर। ठीक है, अब जैसे कोई लोहे का तवा है, मान लो तवा है, तवा को थोड़ा सा गीला था, उसको आपने नॉर्मली ऐसे रख दिया है, ह्यूमिडिटी मान लो ज़्यादा है, यानी आर्द्रता जो है ज़्यादा है, उस टाइम पे तवा अगर खुले में से रखा जाता है तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, रिएक्शन होती है, उसमें अभिक्रिया हो जाती है, तो उसमें क्या जंग लग जाती है। जंग सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन है। अब हम जो है केमिकल रिएक्शन को जो है डिफाइन करते हैं, अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंस, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर किसी प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा कोई पदार्थ है जिसको हम अभिकारक कहेंगे, वो किस में बदल जाता है, एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट मतलब अलग अलग जो है पदार्थ में बदल जाए, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम जो है केमिकल रिएक्शन के बाद जो है अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यही Mg प्लस O2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन से जब हम रिएक्ट कराते हैं, इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। ठीक है, तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। इसको उत्पाद बोलेंगे, इसको अभिकारक बोलेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और जो है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें, केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं यानी प्रतीकात्मक रूप में, तो उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो केमिकल इक्वेशन कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ठीक है, इरेज कर दें। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रतीकात्मक रूप में लिखी जाती है या प्रदर्शित की जाती है तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इफ़ एनी केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने जस्ट इसके पहले लिखा था Mg यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो क्या बनता है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इन दोनों से हमने सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिख दिया है। इसी सिंबॉलिक फॉर्म का जो रिप्रेजेंटेशन है, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको, एक फिगर दिख रहा होगा,
इसमें क्या है कि एक जो है मैग्नीशियम रिबन है। रिबन मतलब मैग्नीशियम की रबर है एक तरह से, ठीक है। उसको हमने एक वो घर में आपके पकड़ होगा जिसको इंग्लिश में टंग कहते हैं, टंग, उससे हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है। और एक ये बर्नर है, बर्नर मतलब ये लैंप टाइप का जो जलाने का काम करता है। यहाँ से हमने इसको रेगुलेट कर दिया और यहाँ पे अपने आप जो है जैसे ये लाइटर जैसा होता है, ये काम कर जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन जो है इसी में पकड़ा हुआ है ऐसे करके, और इसको हम जलाते हैं। लेकिन जलाने से पहले कुछ सावधानियां होती हैं। जैसे आप लोग अगर कभी एक्सपेरिमेंट करना तो इसको जलाने से पहले आप आई ग्लासेस जरूर पहन लेना, क्योंकि इसका धुआं जो है, जो फ्लेम जो आएगी वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है आंखों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है आई ग्लास पहन के और फिर इसके बाद इसको मैग्नीशियम रिबन को पहले अच्छे से साफ कर लेना सैंड पेपर से। सैंड पेपर जैसे मार्केट में आता है वो जंग वंग छुड़ाने के लिए जो है, जब जो जंग लग जाता है आयरन में, लोहे में, तो उसको रगड़ने के लिए रेगमाल लेते हो ना आप लोग, तो वैसे ही उसी को सैंड पेपर कहा जाता है, वैसे ही ये भी आता है। इसको पहले रगड़ के साफ कर लेना अच्छे से मैग्नीशियम रिबन को, फिर उसके बाद इसको तब जलाना। तो जलने के बाद क्या होगा, ये इसकी जो है राख, ये राख जो है व्हाइट कलर का एक पाउडर जो है, यहाँ ये वॉच ग्लास मतलब जो जिसमें हम देखेंगे, ये शीशे का एक बर्तन है, वॉच ग्लास जिसे कहते हैं, इसी में ये क्या है, इसी में ये जलने के बाद ऐसे 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 ऐसे, ऐसे इसी में गिर जाएगा ये पाउडर के रूप में। ये नीचे व्हाइट पाउडर के फॉर्म में यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जो कि जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और रिएक्शन के बाद यानी जो अभिक्रिया होगी उसमें जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या, बहुत ही चमकदार रोशनी के साथ जो है, यानी बहुत ही चमकदार फ्लेम, जिसको डेजलिंग फ्लेम कहते हैं, डेजलिंग फ्लेम। ये व्हाइट कलर की बहुत ही चमकदार कह सकते हो, चमकदार धुआं होता है और ये ऊपर उठता रहता है, ठीक है। इसमें हमने मैग्नीशियम को जब हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये बर्न होकर ये पाउडर बन जाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन से जो है रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पता लगाने के लिए, केमिकल रिएक्शन का पता लगाने के लिए हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, जो भी प्रयोग जो है करें, उसमें हमें अगर चेंज इन स्टेट दिख जाए, चेंज इन स्टेट का मतलब अवस्था में परिवर्तन, मतलब कोई सॉलिड है वो किसी लिक्विड में बदल रहा है, कोई लिक्विड है वो गैस में बदल रहा है, या कोई गैस है वो सॉलिड या लिक्विड में बदल रही है, तो उसको हम कहेंगे चेंज इन स्टेट, मतलब अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन पहला ऑप्शन ये दिख जाए तो जान लेना कि अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन हो रही है। कलर, चेंज इन कलर, अगर उसके रंग में जो है परिवर्तन आ रहा है, मतलब जैसे आपने कोई रिएक्टेंट जो है, अभिकारक जो है, आपने व्हाइट कलर का लिया, लेकिन वो आफ्टर रिएक्शन यानी अभिक्रिया के बाद वो रेड कलर की होगी, ब्राउन कलर की होगी, तो चेंज इन कलर, प्रोडक्ट में जो है कलर बदल जाता है, ठीक है। अगर चेंज इन कलर दिख जाए तो भी जान लेना कि रिएक्शन हो रही है, यानी कि रिएक्शन के बाद गैस निकल रही है, जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, या कोई सी भी गैस हो सकती है, तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर पता चले तो भी समझ लो क्या हो रहा है, रिएक्शन यानी अभिक्रिया हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक। अब इसके बाद जो है, इसमें जो है कभी कभी होता है कि कोई रिएक्शन जैसे कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, जिस बर्तन में हम अभिक्रिया करवा रहे होते हैं उसमें कभी कभी वो बर्तन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है या बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी आपको दिखे तो इसमें दो तरह की अभिक्रियाएं आपको आगे मिलेंगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ये अभिक्रिया में तुम्हें ये भी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को कि चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे चूना, कभी देखा है चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड CaO नाम है उसका, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वो हाथ में पकड़ेंगे ठंडा रहता है, लेकिन जब हम उसको पानी में डाल देते हैं चूना पत्थर को तो वो क्या होता है, बॉयल कर जाता है, वो उबल के वो एकदम गर्म हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बुझा हुआ चूना जो बनता है, तो वो चूना एकदम बॉयल करने लगता है, उसका टेम्परेचर जो है बदल जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमें अगर देखने को मिल जाए तो समझ लेना कि अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक दूसरी एक्टिविटी के बारे में बात कर लें, लेड नाइट्रेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किससे, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के फॉर कैल्शियम, लैटिन नेम है, तो पोटेशियम आयोडाइड, ये 2Ki से इसको रिएक्ट कराते हैं
तो ये प्रोडक्ट में PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड प्लस लेड पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3 लेड नाइट्रेट से जो है पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराना, तो ये लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट जो है मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये वैसे इसको बोलते हैं जो है ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होते हैं, और किसी भी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रिएक्शन को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो और वर्ड्स फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्म जो है बहुत बड़ा होता है। जैसे इसमें पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिव्स प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये काफ़ी लॉन्ग फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम जो है इसको हम जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और वर्ड्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम ऐसे पूरा लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये इससे क्या मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इससे क्या मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसको उत्पाद बोलते हैं और इसको अभिकारक बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट। ठीक है, वर्ड फॉर्म है, इसको हम वर्ड फॉर्म कहेंगे। ठीक है, और सिंबॉलिक फॉर्म मैंने बता दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में हमने बता दिया है कि ये Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। ये जो है सबसे बेहतरीन फॉर्म लिखने का ये है, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं, इसी को हम केमिकल इक्वेशन भी कहेंगे। ठीक है, अब जो है हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अब देखो केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कोई भी द्रव्यमान जो है वो उसको उत्सर्जित नहीं किया जा सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा आपने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अब जो है हम इसमें वही अप्लाई करेंगे कि मास टोटल मास प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक का जितना मास होगा उतना ही मास किसका होगा, उत्पाद का। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो है हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं। इसके बिहाफ पे इसको दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 में लिखा था कि जिंक को किससे रिएक्ट कराया, H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, तेजाब कहते हैं इसको। तो ये इससे क्या मिलता है, एक तो ZnSO4 जिंक सल्फेट मिलेगा और दूसरा H2 गैस जो है ये रिलीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए, मैंने अब स्टार्ट में डिस्कस किया था, जब कलर चेंज हो, स्टेट चेंज हो, गैस रिलीज़ हो, टेम्परेचर चेंज हो, तो समझ लो कि केमिकल रिएक्शन जो है हो रही है। अब इसमें चेक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसे हमें पता करना हो कि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, तो उसको चेक करने का तरीका है। अगर नहीं बैलेंस्ड है तो उसको हम बैलेंस करने के अगले प्रोसीजर पे चलेंगे, लेकिन पहले चेक करते हैं कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है आपकी एक्टिविटी 3 में जो है मेंशन है कि जिंक को जो है हाइड्रोजन, मतलब कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से जो है रिएक्ट कराने पर ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और H2 गैस जो है ये मिलती है। ठीक, अब हम ये चेक करेंगे कि रिएक्टेंट में जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट वो और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं क्या वो बराबर हैं। अगर हैं तो कैसे हैं चेक करते हैं। एलिमेंट्स मैंने लिख लिया, कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो जिंक है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फ़र है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया जिंक, हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन, ये चारों एलिमेंट हमने लिख लिए। अब चेक करेंगे कि रिएक्टेंट में किसके कितने एलिमेंट हैं। जिंक के कितने एटम हैं, जिंक का 1 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना,
तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ठीक। सल्फर के कितने हैं? सल्फर का 1 एटम है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम। तो नंबर्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स यानी LHS में लेफ्ट हैंड साइड में ये हमने इधर लिख लिया। अब हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। तो प्रोडक्ट में जिंक के कितने एटम हैं? 1। सल्फर के कितने हैं? सल्फर के यहाँ पे दिख जाएगा आपको, सल्फर का 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो ऑक्सीजन के 4 एटम यहाँ पे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है? 2। तो हाइड्रोजन का 2 यहाँ पे। अब अगर हम इसको चेक करेंगे कि रिएक्टेंट में कितने एटम है और प्रोडक्ट में कितने एटम है, अगर हम चेक करेंगे, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 4। तो ये क्या है? नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये क्या है? ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो है अब चेक करेंगे कि कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो आइए हम उसको सीखते हैं। ये तो बैलेंस्ड है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। इरेज कर दें। अब हम एक इक्वेशन लेते हैं, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है। इनका सिंबल क्या है? Fe। इसको हम वाटर से यानी H2O से रिएक्ट कराते हैं, मिलेगा गैस। अब ये आपके सामने इक्वेशन लिखी है, अब इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? इन सबको हम क्या करेंगे? पहले हम बॉक्सेज में बना के रख लेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जितने भी सब्सटेंस मिले हैं, इन सबको पहले स्टेप में हम बॉक्स बना के रख लेंगे। इनको हमने पहले स्टेप में बॉक्स में रख दिया, ठीक है। अब जो है हम स्टेप सेकंड में आते हैं। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें जो अलग अलग एटम हैं, डिफरेंट एटम्स हैं एलिमेंट्स के, उनको हम लिख लेंगे कि रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा क्या? आयरन का एक ही एटम यहाँ पे है, कहाँ पे? रिएक्टेंट में, ठीक। और आयरन का 3 एटम है, किसमें? प्रोडक्ट में। और हाइड्रोजन का 2 एटम है यहाँ पे रिएक्टेंट में, और हाइड्रोजन का 2 ही एटम जो है प्रोडक्ट में भी है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का 1 एटम है, कहाँ पे? रिएक्टेंट मतलब अभिकारक में, ठीक है। और इसके जो ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, कहाँ पे? प्रोडक्ट यानी उत्पाद में। तो ये तो हमने लिस्ट यानी बना ली कि कौन से एटम रिएक्टेंट में कितने हैं और वही सेम एटम जो है प्रोडक्ट में कितने हैं, इनकी लिस्ट बना ली। अब हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एटम हो, ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो रिएक्टेंट में दिखे या फिर हमें प्रोडक्ट में दिखे, जिसमें सबसे ज़्यादा एटम हो। तो सबसे ज़्यादा एटम किस में दिख रहे हैं? Fe3O4 में। तो Fe3O4 में यानी हम सेलेक्ट कर लेंगे Fe3O4। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या? इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कि पहले हम इसमें बैलेंस करेंगे किसको? जिसका सबसे ज़्यादा एटम होगा। ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा एटम हैं, पहले हम सेलेक्ट किए जिसमें सबसे ज़्यादा, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सबसे ज़्यादा एटम मौजूद हों, और उसमें भी जो है किसका एटम सबसे ज़्यादा है, पहले उसको बैलेंस करेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा एटम किसका है उसमें? ऑक्सीजन का 4 एटम है, ठीक। अब जो है स्टेप 3 में जो हमने सेलेक्ट किया है कि Fe3O4 सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है इसमें 4 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो हम यहाँ स्टेप 3 में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के एटम में इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल में कितने प्रेजेंट हैं और बैलेंस के बाद कितने होंगे, ये हमें बताना है। तो इनिशियल स्टेट में रिएक्टेंट में कितने हैं टोटल? यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। किस में है? वो भी H2O में। H2O में ऑक्सीजन का 1 एटम है। और Fe3O4 में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4। यानी कि बैलेंस हमें किसको करना है? ऑक्सीजन को करना है। तो ऑक्सीजन के टोटल कितने हैं? 4 एटम हैं इधर,
और इधर है 1 एटम। तो बैलेंस किसको करना पड़ेगा, हमें इधर वाले को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब किस में मल्टीप्लाई करेंगे, H2O में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप 3 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो H2O में भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ भी 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन दोनों जगह 4 हो गई ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है बैलेंस्ड हो गया है। अब जो है स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, अब हमारा तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब हमारे पास कौन कौन सा एटम बचे हैं, एलिमेंट, एक जो है आयरन है, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो दोनों में सबसे ज़्यादा किसके दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के दिख रहे हैं। तो पहले हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है ये जो है चार्ट दिख रहा होगा, इसमें एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इनिशियल स्टेज में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 4 2 जा 8, किस में है, H2O में। H2O में हाइड्रोजन के 8 एटम हैं। ठीक, और हाइड्रोजन के इसमें कितना एटम है, 2 है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ठीक, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 8 हैं और यहाँ पे 2 हैं। तो 2 को बैलेंस करने के लिए हमें 8 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 8 हो जाएंगे, इधर भी 8 हो जाएंगे। अब मैंने मल्टीप्लाई किस में किया है, ये 2 एटम किस में है, H2 में। H2 में प्रेजेंट है ये 2 एटम H2 में प्रेजेंट है। तो यानी हमने 2 में मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस जो पार्टली बैलेंस्ड मतलब जिसको थोड़ा सा बैलेंस किया है, इसी इक्वेशन में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, H2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। ठीक, तो ये हमारी 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, H2 में। ठीक है, अरे ये जो पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है अब ये इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब स्टेप 5 पे आते हैं। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, अब जो बचा हुआ है सबसे लास्ट में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ आयरन। अब नंबर है आयरन को बैलेंस करने की बारी है। ठीक है, तो आयरन का इनिशियल स्टेज में आयरन जो है रिएक्टेंट में कितना है, 1, वो भी किस में है, Fe में। Fe में 1 है आयरन का। अब इधर जो है, इधर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में यानी Fe3O4 में कितना आयरन है, आयरन 3 है, इसमें दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, ये तीन एटम है ऑक्सीजन, इसके आयरन के जो है 3 एटम है। अब बैलेंस हमें करना है तो इसमें 3 एटम है, इसमें 1 ही एटम है आयरन का। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस जहाँ पे ये 1 दिख रहा है, इसमें 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एटम इसके भी हो जाएंगे जो 3 एटम इधर हैं आयरन के। ठीक है, तो यानी हमने मल्टीप्लाई किस में किया, आयरन में 3 एटम, वो भी रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट जहाँ भी दिख रहा है, रिएक्टेंट में आयरन यहाँ दिख रहा है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारी ये इक्वेशन जो है कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है। स्टेप 6 में हम इसमें काउंट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये सही में बैलेंस्ड हो गई है या नहीं। इसको इरेज कर देते हैं। अब जो है हम स्टेप 6 पे आते हैं। हमारा जो स्टेप 6 है, स्टेप 6, ठीक है। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं कि क्या है, 3Fe4H2O प्लस में 4H2O गिव्स द Fe3O4 प्लस 4H2। अब जो है स्टेप 6 में हम चेक करेंगे कि क्या जो है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल है नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट के। इसमें कितने
आयरन के कितने हैं, 3 हैं आयरन के। यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 3 हैं, ठीक है, इसके 3 हैं। और हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन के हैं। इसमें कितने हैं, 8 हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 4 × 1, 4 × 1 यानी 4 ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन का 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है, ये भी 4 है। यानी कि नंबर ऑफ एटम जो है लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड में दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारी ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड फॉर्म में है, ठीक है। लास्ट स्टेप कह सकते हैं कि ये लास्ट स्टेप है जो है 7th स्टेप। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जो है सब्सटेंसेस के स्टेट्स मेंशन करने हैं। जैसे यहाँ 3Fe है, ये कौन सी स्टेट में, आयरन कौन सी स्टेट में होता है हमेशा, सॉलिड स्टेट, तो उसको ऐसे लिख देते हैं सॉलिड स्टेट्स, ठीक है। 4H2O, 4H2O ये कौन से स्टेट में है, ठीक है, ये वेपर यानी गैसियस स्टेट में, वेपर के स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। और Fe3O4, Fe3O4 ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस 4H2 ये गैसियस स्टेट में है। अब जो हम यहाँ कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अब ये जो इक्वेशन है कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हमने इसमें स्टेट्स भी मेंशन कर दिया है, कौन सा सॉलिड स्टेट में है, कौन सा गैसियस स्टेट में है। अगर कोई लिक्विड स्टेट में होता तो उसको हम लिक्विड स्टेट में कह देते हैं या लिख देते, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसिंग जो है कंप्लीट होता है। इसी तरह आप जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसको आप इजीली बैलेंस कर सकते हो इसी मेथड से। पार्ट में पहले आप ब्रेक करो, फिर चेक करो कि किसमें जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, उसको सेलेक्ट करो, फिर उसमें देखो कि उसमें भी किसके सबसे ज़्यादा है उस सब्सटेंस में, फिर उसको सेलेक्ट करके आप उस पार्ट को करने के बाद फिर बचे हुए आइटम जो हैं उनको धीरे धीरे बैलेंस कर सकते हो। तो मोस्टली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही शुरुआत में बैलेंस किया जाता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो अब जो है कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं जिनको हमने सॉलिड लिक्विड स्टेट्स या फिर एक्वस मीडियम में हमने लिख रखा है। जैसे ये एक रिएक्शन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी गैसियस स्टेट में है। दोनों को रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पे लिखा है 340 ATM, 340 ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 340 mm, ठीक है, ऑफ Hg। जो पारे की ऊंचाई होती है वो 340 mm तक रखना है। उतने प्रेशर पे इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये मेथिल एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। ये मेथिल एल्कोहल बन जाता है, ठीक, जिसको जहरीली शराब भी कह सकते हो। ये जहरीली शराब हो सकती है, ठीक है। अब जो है दूसरी इक्वेशन सबसे फेमस इक्वेशन है, आप लोगों ने जो है फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है, प्रकाश संश्लेषण का। ये उसी की इक्वेशन है कि जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो एक्वस फॉर्म में उसके 6 मॉलिक्यूल और 12 मॉलिक्यूल किसके हैं, H2O के 12 मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में। ये किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं C6H12O6, ठीक है। ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस फॉर्म में। और क्या मिलता है इसमें, रिलीज़ क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं क्या रिलीज़ करते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं यानी 6O2 रिलीज़ करते हैं एक्वस फॉर्म में, ठीक। और क्या रिलीज़ करते हैं, H2O यानी कि पानी भी बनता है, ठीक है। तो वो पौधे अपना जब भोजन बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस और पानी वाटर रिलीज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक जो है हमने सीख लिया। अब हम जो है आपको थोड़े से होमवर्क देना चाहेंगे। आप घर पे ट्राई कीजिएगा बैलेंसिंग के, उनको बैलेंस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है
अपने आंसर्स जो है दे दीजिएगा, और नहीं आता है तो मैं अगली वीडियो में जो है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको बैलेंस करना, होमवर्क आपको मिला है आप सभी को, आप लोग जो है घर पे ट्राई कीजिएगा। ये होमवर्क है, इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 केमिकल रिएक्शन हमने आपको दी है, अनबैलेंस्ड कंडीशन में है ये, इनको आपको बैलेंस करना है। आप उसी मेथड से करिए, स्टेप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन आप बैलेंसिंग पहले सीख लीजिए कि किस तरह से बैलेंस करना है। फिर चाहे आप स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप जो है डायरेक्ट आप इनको बैलेंस करके आप कमेंट भी दे सकते हैं हमें। ठीक है, पहला है कि हाइड्रोजन को क्लोरीन गैस से जो है रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलता है, इसको आपको बैलेंस करना है। BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस, इसको जो है बैलेंस करना है आपको। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है BaSO4 जिसको बेरियम सल्फेट कहते हैं, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठीक, और ये सोडियम को रिएक्ट करा रहे हैं H2O से, वाटर से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये जो है H2 गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है रिएक्ट करा रहे हैं, तो NaCl प्लस H2O सोडियम क्लोराइड और H2O मिलता है। बेरियम क्लोराइड है ये, BaCl2 और Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा बेरियम सल्फेट, और 2 बेरियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको जो है बैलेंस करना है। तो अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ जो है लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ओके।